नमस्कार, इन्वेंशन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदी की ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच 6। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा और यूपी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न में देखिए उपन्यास पूछा गया। राग दरबारी ये उपन्यास है, आधुनिक काल में लिखा गया उपन्यास है। 4 विकल्प सामने हैं, राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ला, हरिशंकर परशाई, शरद जोशी। तो ये रचना आपको बता दी जाए कि ये रचना पंडित श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। पंडित श्रीलाल शुक्ल, ये है पंडित श्रीलाल शुक्ल। उत्तर होगा राग दरबारी के लेखक पंडित श्रीलाल शुक्ला। और इसके अलावा एक उपन्यास ने और बहुत अच्छा लिखा है, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत, ये भी रचना पंडित श्रीलाल शुक्ला जी की ही है। तो ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, लेखक पंडित श्रीलाल शुक्ला हैं। फिर आगे आते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य ग्रंथ है, काव्य है, रचना है। इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्रा, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। अब देखिए, काव्य लेखन के क्षेत्र में वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी काव्य लिखा, भवानी प्रसाद मिश्रा ने भी, सब लोगों ने काव्य गद्य सब लिखे, गिरिजा कुमार माथुर भी। लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध स्पेशली काव्य लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। और आधुनिक काल में गजानन माधव मुक्तिबोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और एक रचना जो काव्य है जो इनकी बड़ी चर्चित रही है वो है अंधेरे में, लंबी कविता के रूप में है, अंधेरे में। ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो ये 2 रचनाएं हमने आपको बताई। और ये जो बैच हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बैच भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों ने हिंदी अभी तक नहीं पढ़ी है वो इतने 30 क्वेश्चन पर जो हम बता रहे हैं, 30 क्वेश्चन के साथ साथ हम 150 क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक प्रश्न में हम 5 से 6 क्वेश्चन जो परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं वो आपके सामने लाएंगे। इस प्रकार से इस प्रैक्टिस बेस्ट को हल करने से आप लोगों का बहुत सा फायदा होने वाला है। तो देखते हैं, आप देखिए हर प्रश्न में देखिए, हर इसमें दो रचनाएं आपको और नई नई मिल गई। तो आगे आते हैं। चलिए, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार, देखिए व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। देखिए, व्यंजन संधि वहाँ होती है जहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आवे और व्यंजन वर्ण के रूप में परिवर्तन हो जाए, तो वहाँ व्यंजन संधि है। स्वर संधि वहाँ होगी जहाँ पर स्वर के बाद स्वर आवे और स्वर वर्ण में विकार हो, वहाँ स्वर संधि होगी। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से अगर विसर्ग वर्ण के रूप में परिवर्तन होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। संधि ये 3 ही है। अब देखिए, सदाचार कैसे आप समझोगे कि स्वर व्यंजन विसर्ग क्या हो सकता है? कि स्वर में क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है, दीर्घ संधि है और भी। लेकिन व्यंजन में सदाचार, दा, जिस देखिए संधि का मतलब जोड़ होता है, जहाँ जोड़ होता है वहाँ पर जोर ज़्यादा लगता है, गांठ जहाँ होती है। तो सदा, दा पे जोर लग रहा, दा आपका व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर दा व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। तो विकल्प यह है इसका कि सत दन आचार, देखिए ता वर्ण, नियम यह है कि वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा, इसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, अंतस्थ वर्ण अथवा स्वर वर्ण, इनमें से कुछ आ जाता है। तो ये वर्गीय व्यंजन के जो पहले वाले वर्ण हैं
ये अपने वर्ग के, देखिए क्या परिवर्तन होता है, ये अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। अब देखिए ता, ये आपके सामने है ता, इसके बाद स्वर, ये स्वर, ता के बाद स्वर आया तो ता अपने वर्ग का तीसरा वर्ण, ता था दा, दा हो गया। तो सतधनाचार सदाचार, तो इस प्रकार से इसमें व्यंजन संधि होगी। सतधनाचार सदाचार व्यंजन संधि है। चलिए फिर आगे प्रश्न में आते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तिरस्कार, देखिए संधि में विच्छेद में देखिए, जब शब्द के बीच में कहीं पे दंती सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा जैसे शब्द वर्ण रहते हैं तो वहाँ विसर्ग संधि की संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखिए तिरह धनकार, ये विस्का विग्रह हुआ, तिरह धनकार, वैसे ये अपवाद रूप है। इसका नियम ये है कि विसर्ग के पहले अगर आ आए और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा ये वर्ण आए तो ये विसर्ग वर्ण के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग बना रहता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर विसर्ग के बाद का आया, विसर्ग पहले आया, लेकिन इसमें विसर्ग के रूप में परिवर्तन हो रहा है, ये सा हो गया। तो ये अपवाद स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर हमको नियम और कुछ नहीं देखना, बताना था कि इसमें विग्रह क्या है। तो विग्रह आपके सामने मिल गया है, तिरह धनकार, यानी ये अपवाद स्वरूप है, तिरह धनकार तिरस्कार। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में का संधि विच्छेद। देखिए या के पहले या वा रा, या वा रा के पहले अगर आधा वर्ण है, आधा वर्ण है तो वहाँ पर यण संधि होती है। और यण संधि में ई, यण संधि का नियम यह है कि ई के बाद अथवा ओ के बाद अथवा री, इसके बाद कोई अन्य स्वर आता है, कोई अन्य स्वर, तो ऐसा होने पर ये जो स्वर वर्ण हैं बदलेंगे। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा और ई के स्थान पर रा हो जाता है। और जो ये स्वर है इसमें कोई विकार नहीं होता, कोई विकार नहीं। अब ये चीज़ देखिए, ई जो है या में बदला, यानी ई रहा होगा तभी तो या आया है। अब देखिए ई जहाँ पर हो, देखिए यहाँ भी ई है, यहाँ भी है, यहाँ भी ई है। अब देखिए इन तीनों में कौन सा होता है, ये आपका नहीं हो सकता, ये तो काम खत्म। प्रति, और इसके बाद अब देखिए इसका विग्रह क्या हुआ, प्रति, और जो यहाँ मात्रा लगी है वो मात्रा आप देख लीजिए, वही ओ लगा है, उपकार। तो प्रति छोटी ई और उपकार, ई ओ, ई बदल गया या में और ऊ की मात्रा उसमें लग गई और आधाता ये रह गया। तो प्रतिधन उपकार पहला विकल्प ये आपके सामने, प्रतिधन उपकार। स्वर, स्वर का मेल हो रहा, देखिए इसमें पा है, इसमें आ है, आ से मतलब नहीं, यहाँ छोटे की मात्रा लगी है तो वही होगा। तो प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, सही संधि विच्छेद ये हुआ। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। सूक्ति बड़ा ऊ, अब देखिए सूक्ति बड़ा ऊ तब है जब समान स्वर मिलकर के दीर्घ होंगे। समान स्वर का मतलब है यानी आ के बाद आ के बाद बड़ा आ, इधर बड़ा आ या इधर छोटा आ और इधर बड़ा आ और इधर बड़ा आ, ये समान स्वर है।
ये दीर्घ यानी बड़ा आ हो गया, या छोटी ई, या छोटी ई इधर और बड़ी ई, या इधर बड़ी ई और इधर छोटी ई, या इधर बड़ी ई और इधर भी बड़ी, ये समान स्वर हो गए, तो ये बड़ी ई दीर्घ। इधर या छोटा वो और छोटा वो और बड़ा वो, इधर बड़ा वो और इधर छोटा वो और बड़ा वो और ये बड़ा वो, मिल करके ये दीर्घ यानी बड़ा वो। अब देखिए ये वाले से कोई इसका मतलब नहीं है, लेकिन इस संधि का फार्मूले नियम यही है। अब सूक्त बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ कब होगा? जब ये संभावनाएं होंगी। पहले वाले में छोटा ऊ, शु और शब्द भी होना चाहिए, शु बड़ा ऊ, शु कोई शब्द नहीं होता है, इससे ये नहीं हो सकता। प्रति से कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है? शु या शुभ विसर्ग है, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये 3 विकल्प गलत होगा, ये आपका सामने उत्तर है। शु धनोक्ति छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? शु धन उक्ति, समान स्वर मिलकर के दीर्घ, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, ये हुआ दीर्घ स्वर संधि। ये सारी संभावनाएं दीर्घ स्वर संधि की हैं। अन्य प्रश्नों में आपके ये काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दंत में समास बताइए। एक दंत विग्रह का समास जानने के लिए उसका विग्रह करना। एक दंत विग्रह इसका ये होगा, देखिए, एक दंत, एक दांत, एक दांत है जिसके वह कोई, यानी एक दांत है जिसके एक दांत है वो, अर्थात कोई और अलग से शब्द मिले, अर्थात और अलग शब्द देखिए, अर्थात कौन? एक दांत है जिससे कोई, अर्थात गणेश जी। अब जहाँ पर तीसरा पद प्रधान है, कोई है आगे, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, यानी तीसरे पद की प्रधानता, कोई है तीसरा, वहाँ बहुब्रीहि समास होता। विग्रह किया, एक दांत है जिसके वह कोई, अर्थात गणेश जी, तो जहाँ तीसरे पद की ओर जाए वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। द्विग में क्या होगा? दोनों पदों में पहला पद संख्यावाची हो और समूह के अर्थ में आवे, वहाँ पर द्विग होगा। जैसे आपका है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, नवग्रह है, नवग्रहों का समूह। इस प्रकार से ये पहला पद संख्यावाची हो, समूह के अर्थ में आवे, तो वहाँ पर द्विग होगा। द्वंद्व में होगा, जहाँ पर शब्द में जो शब्द आ रहे हैं उनमें दोनों प्रधान होते हैं, इनके बीच में और शब्द या व अथवा जैसे शब्दों का लोप होता है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, उनका लोप होता है। जैसे राम श्याम, माता पिता, पाप पुण्य, ये आपके। और तत्पुरुष में होता है, जिस समास में आए हुए पदों में कर्म कारक से लेकर के अधिकरण तक के कारक चिन्हों का लोप, यानी कारक चिन्हों का लोप हो, तो इस प्रकार से सारे समासों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बताई गई कि द्विग जहाँ पर संख्यावाची हो, द्वंद्व में दोनों पदों में घात और शब्द का लोप हो, बहुब्रीहि में तीसरे पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप हो। तो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता के अर्थ में शब्द जा रहा है, इससे उत्तर इसका बहुब्रीहि समास होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए, इस पर काफ़ी लोग बहुत देर से देख रहे हैं, तो इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक तो कर दें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और मेरा दावा है कि अब 30 प्रश्न आगे जो हम हल करा रहे हैं, बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से मालूम हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जो हम 4 विकल्पों के बारे में बात करते हैं और कुछ अतिरिक्त बातें बताते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अन्य जो पेपर आप हल करेंगे उनमें आपकी सहायता मिलेगी। इसलिए 30 प्रश्न, 150 प्रश्न के आपके उत्तर आपके सामने रहेंगे और अन्य पेपरों को हल करने में आपकी मदद भी करेंगे और परीक्षा में आपके लिए बहुत काम आएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। देखिए, समास में 2 पद होते हैं,
पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। इन दोनों पदों में प्रधानता के आधार पर कौन सा पद किस में प्रधान होता है एक साथ समझ लीजिए। देखिए समास में जो प्रधानता के आधार पर 4 भेद किए गए हैं समास के। देखिए अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है द्वंद्व, जिसमें पदों की प्रधानता की बात की जाती है। अव्ययी भाव में इसमें पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, इसमें पहला पद प्रधान। तत्पुरुष में इसमें दूसरा पद प्रधान। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, अन्य आगे प्रश्नों में आपको बहुत सहायता करेगी। दूसरा पद प्रधान और बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान। तीसरा पद प्रधान यानी जो 2 पद दिए हुए हैं उसमें कोई पद, दोनों पद में कोई प्रधान नहीं, दोनों पदों में कोई प्रधान नहीं। ठीक, ये हुआ। अब द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। इस प्रकार से इस प्रश्न में आपने देखा, बड़ी महत्वपूर्ण बात, प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा दिया जा सकता था कौन था पद प्रधान। देखिए समास में अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। तो आपको इस प्रश्न में 4 उत्तर मिले, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान सामने लिखा है, ये देखिए उत्तर आपका सामने लिखा है दूसरा पद प्रधान। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखिए आप सब देख रहे हैं कि तो एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में एक प्रश्न इसमें आया तो दूसरा प्रश्न किसी दूसरे में आएगा, तो एक साथ आपको 30 क्वेश्चनों में 150 क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए बड़े उपयोगी और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर आपका 9 है, निम्नलिखित में से अक्षि शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? अक्षि, अक्षि का मतलब होता है देखिए आँख। देखिए अक्षि मतलब आँख होता है। आधर कहते हैं होठ को, होठ को। कल्पवृक्ष एक देववृक्ष है जो 14 रत्नों में से एक मिला था, देववृक्ष है। और अंग शरीर का कोई भाग है। अक्षि का मतलब आँख होता है। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या है? अक्षि मतलब आँख। चलिए आगे आते हैं। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए आकाश गंगा 4 विकल्प दी है, मंदाकिनी, शुर नदी, स्वर्ग नदी, सभी। अब देखिए आकाश गंगा, गंगा जी का पर्याय है। गंगा शब्द देखो लिखा भी है, जो कि आकाश मार्ग से आई थी, इसलिए गंगा जी। अब गंगा जी के बारे में आपको बहुत ढेर सारी जानकारी होगी कि भगीरथ के पुरखे पाताल लोक में बहुत दिनों से पड़े थे, उनका तारण नहीं हो सका था। उन्होंने पुरखों को तारने के लिए गंगा जी को लाना चाहते थे। गंगा जी, ये पवित्र जल था गंगा जी, यानी विष्णु के पैरों को धुल करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में सुरक्षित रखा था। उस जल के माध्यम से पुरखे तारे जा सकते थे। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने कहा वो हम जल दे सकते हैं, लेकिन उसकी धारा जो तेजी के साथ नीचे जाएगी तो तहस नहस हो जाएगा। तो शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी अपनी जटाओं में उलझाएंगे। शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी के अपनी जटा से थोड़ी धारा निकाली, तो वो उसके बाद पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक पे जा करके उनके पुरखों को तारा। अब इसमें बहुत से शब्द आए, बड़ी शोर करती हुई गंगा जी चल रही थी। तो जन्हु ऋषि थे, उनके आश्रम के पास से गुजर रही थी, तो बहुत व्यवधान पड़ रहा था। जन्हु ऋषि ने उनको पी लिया। अब भगीरथ फिर परेशान कि कहाँ किस काम के लिए ला रहे थे, और बीच में ही रुकावट पैदा हो गई। जन्हु ऋषि को फिर तपस्या किया, प्रार्थना किया, और जन्हु ऋषि ने उनको छोड़ा। तो
उनका नाम जाह्नवी पड़ा। तो कई नाम देखिए, जाह्नवी। अब देखिए मंदाकिनी, ये भी है। शुर नदी देवतालोक की नदी है, स्वर्ग की नदी है। तीनों उत्तर जब इसके हों तो उत्तर सही होगा, सभी है। तो सभी विकल्प सही हैं। तो इसके अलावा जाह्नवी, शुर नदी, देव नदी, और भी देव नदी, देवापगा, भागीरथी, शूरध्वनि, त्रिपथगा, त्रिपथगा। कई नाम गंगा जी के, ये ढेर सारे पर्यायवाची आपके सामने हैं। कभी यह आए, कभी दूसरे आए, कभी और कहीं आए, तो ये सारे आप दिमाग पर रखने की कोशिश करें। आकाशगंगा गंगा जी का पर्याय है और गंगा जी के सारे पर्याय आपके सामने हैं। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। अपकार का विलोम। अपकार का मतलब किसी का अनभला करना। उपकार, अप और उप, ये उपसर्ग लगा करके बनाए गए हैं। सही उत्तर होगा उपकार। अपकार का विलोम उपकार। सीधे आ गए उत्तर में, और ज़्यादा जरूरत नहीं थी इसमें। फिर आगे आते हैं, अभियुक्त का विलोम क्या है। अभियुक्त जिसने कोई अपराध किया है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वाद चल रहा है, वो अभियुक्त होता है। और जो अभियोग लगाता है वो अभियोगी कहलाता है। तो सही उत्तर होगा अभियुक्त का विलोम अभियोगी होगा। ठीक, अभियुक्त अभियोगी। देखिए निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया। योगी महात्मा, भोगी जो भोग विलास कर रहा है। यहाँ पर अभियुक्त जिसने कोई अपराध किया है, जिस पर वाद चल रहा है और जिसने उस पर वाद लगाया है, वो अभियोगी। ठीक, आगे प्रश्न में आते हैं। सृजन का विलोम। सृजन का मतलब होता है निर्माण। निर्माण का विलोम देखिए इसमें क्या है। नाश, जंगम, जंगम का होगा स्थावर, निंदा का होगा स्तुति, और प्रलय। सृजन का विलोम प्रलय होगा। ये था, प्रलय में सब कुछ तहस नहस हो जाता है और सृजन में पुनः से रचना होती है। तो सृजन का मतलब होता है रचना। ठीक, तो इस प्रकार से सृजन का विलोम प्रलय होगा। ये सही उत्तर हुआ। फिर आगे आते हैं। प्रयोग में लाने योग्य के लिए, ये चार विकल्प में एक शब्द क्या होगा। प्रहसन, प्रयोजनीय, प्रष्टव्य, प्रसूता। सभी शब्दों के मतलब समझ लिए तभी पता चल पाएगा। प्रहसन ये हास्य रस प्रधान नाटक है। हास्य रस प्रधान नाटक को प्रहसन कहते हैं। प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछे जाने योग्य, प्रष्टव्य। प्रसूता जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया है, जिस स्त्री ने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, उसे प्रसूता कहते हैं। 3 के बारे में सारी बात पता चल गई। कभी किसी और परीक्षा में ये पूछे भी जा सकते हैं। प्रहसन हास्य रस प्रधान नाटक, प्रष्टव्य पूछे जाने योग्य, प्रसूता जिस स्त्री ने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। तो प्रयोग में लाए जाने योग्य, इसका उत्तर होगा प्रयोजनीय। ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्रयोजनीय है। अगले प्रश्न में आते हैं। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, यानी स्थान या स्थल। ठीक, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, यानी पृथ्वी कोई भाग है जिसके 3 ओर पानी है। जैसे आपका भारत, आपका देखिए ये भारत आपका है। आप देखिए इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, 3 ओर से पानी है। तो इसे क्या कहते हैं भारतीय? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप,
जिसके तीन ओर से पानी हो वो प्रायद्वीप। अब देखिए बहुत बड़ा भूभाग होता है तो महाद्वीप कहलाता है। द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों ओर पानी हो, चारों ओर पानी। छोटा भाग, कोई छोटा भाग है भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो वो द्वीप है। और प्रायद्वीप जिसके तीनों ओर पानी हो। तो सही उत्तर ये आपका होगा। महाद्वीप बहुत बड़ा भूभाग जिसके चारों ओर पानी है, ये सारे उत्तर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक, आगे आते हैं अगले प्रश्न में। बादल का तत्सम शब्द होगा। बादल शब्द किससे बना? जैसे देखिए मेघा, देखिए देसी शब्द है, घन, मेघ, मेघ। देखिए मेघ शब्द बादल का तत्सम हो। मेघ संस्कृत का शब्द है तो ये तत्सम, संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द होते हैं। इस प्रकार से बादल का तत्सम शब्द मेघ होगा। आगे आते हैं। अनुचर में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग जो शब्दांश पहले लगे हुए हों, मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। और देखिए इसमें कौन सा शब्द लगा है? देखिए शब्द देखिए आपके सामने है अनु, और इसके बाद चर। चर शब्द के पहले अनु लगा तो ये आपका उपसर्ग है। तो अनु उपसर्ग, अनुचर। ठीक, अनुचर में अनु उपसर्ग लगा है तो सही उत्तर अनु होगा। बस उपसर्ग में ज़्यादा और कुछ नहीं होता, तो प्रारंभ में लगा होता है वही होता है। अधीस में कौन सा उपसर्ग है? आधि धन ईस। देखिए आधि धन ईस। देखिए छोटी बड़ी मिलकर के बड़ी हुआ, दीर्घ संधि भी है इसमें, दीर्घ संधि भी है, दीर्घ संधि भी है। अब हमको यहाँ उपसर्ग बताना है। जो पहले लगा है वो उपसर्ग है आधि। आधि धन ईस आधि। ये प्रकार से इसका सही उत्तर अधीस में कौन सा उपसर्ग है? आधि। सही उत्तर होगा आधि। आगे प्रश्न आते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति। ऊंट का मुंह बड़ा सा, जीरा बहुत थोड़ा सा, बस वहीं से आया। आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु का होना, पता चल गया। ये लोकोक्तियाँ ऐसी होती हैं जो सामान्य अर्थ रखती हैं। आवश्यकता से के बहुत कम वस्तु का होना, ऊंट के मुंह में जीरा होगा। ये उत्तर सही है। बस इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं। एक म्यान में दो तलवारें, मुहावरा है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें, तलवार अपनी प्रभावशाली वस्तु है। एक म्यान एक जगह पर, तो एक स्थान पर दो व्यक्ति, अब देखो हमने बताया एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ नहीं हो सकता। एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, ये नहीं रह सकते हैं, ये विकल्प सही होगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, एक स्थान पर दो समान अधिकारी कभी नहीं रह सकते, ये उसका उत्तर होगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द, देखिए लिखा है विलक्षण, 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 विलोक्षण। सामान्य आप हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और अच्छे से पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। विलक्षण, वि वा में छोटी, ला छतरी वाला छा, अड़ा, विलक्षण। ये सामने सब पहला शब्द लिखा है विलक्षण, सही। बड़ी ये गलत, फिर इसमें ए की मात्रा लगाई, इसमें ओ की मात्रा लगाई, ये सारे गलत हैं। इस प्रकार से ये बड़ी की मात्रा होने के कारण ये गलत है, तो विलक्षण छोटी की मात्रा। फिर आगे प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित रूपों में से सही वर्तनी वाला शब्द, फिर इसमें आया सही वर्तनी। साहित्यकार, साहित्यकर, साहित्यकार। देखिए दो विकल्प एक जैसे हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा हो जाता है कि एक जैसे विकल्प एक साथ मिल जाते हैं। तो साहित्यकार, साहित्यकार दोनों जो सही विकल्प हैं, अगर वो एक से अधिक हैं, फिर ऐसे प्रश्नों के उत्तर कॉमन रूप से दोनों में जिसका चुनाव करता है छात्र दिया जाता है, अन्यथा उस प्रश्न को हटा दिया जाता है। इसमें भी वैसी ही स्थिति है। साहित्यकार, देखिए सही विकल्प यही है, और इसमें भी साहित्यकार ये भी सही है। अब दोनों में आपको जो पहले विकल्प मिल जाए उसको लगा दिया और फिर ये कमीशन ही चेक करेगा। फिलहाल ऐसे प्रश्नों के दोनों उत्तर में कोई भी चुनाव किया है उसको दोनों को उत्तर के प्रश्न के को चुनाव करने पर मिलेंगे, अन्यथा इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। जो भी होगा, तो कभी कभी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा हो गया है।
चौथे ऑप्शन देखिए, चौथे में देखिए साहित्यकार। अच्छा हाँ ठीक है, एक कभी कभी ऐसा है हम देखने में भी गड़बड़ी होती है। बहुत सही। देखिए बहुत साहित्य नज़र से ऐसे शब्दों को देखना है कि ये तो गलत है, ये साहित्यकार है, साहित्यकर है, साहित्यकार है, एकदम सही है। अब देखिए इसमें आपका जो आया, ये देखिए सही ये है, हमने भी बहुत ध्यान नहीं दिया था, आप भी इसी तरह चकाचौंध हो सकते हैं। बहुत आराम से देखना, इसमें छोटे आ की मात्रा है और उसमें बड़े आ की मात्रा है इसमें, इसलिए ये साहित्यकार, ये आपका साहित्यकार है, ये गलत है। सही उत्तर एक ही है, साहित्यकार। कभी कभी ऐसा हो जाता है और जल्दबाजी भी आपको देखने में हो जाता है, इससे बहुत सुगहितापूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अच्छे से सारी स्पेलिंग को समझना होगा। तो सही उत्तर साहित्यकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक, बहुत देर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चैनल को जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें कृपया, जिससे आप लोगों को अन्य वीडियो बड़ी आराम से मिल जाए। और इसके बाद जो लोग अभी तक देख रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या मतलब इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं कि निश्चित मानिए वो लोग बड़ी रुचि से साथ देख रहे हैं कि उनको सिलेक्शन निश्चित है। हमने बता रखा है कि 30 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको 150 प्रश्नों के उत्तर बताएंगे जो अन्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसी पेपर के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। तो इस पर चैनल को आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अधिक से अधिक आप लोगों को बताते रहें। अब इसमें आगे प्रश्न में हम लोग आके बात करते हैं, निम्नलिखित पद्य में कौन सा रस है? रस। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि पर बारहि बारा। अब इसमें क्या स्थिति बताई जा रही है? सारी रानियां रो रही हैं, राजा की मृत्यु हो गई है। यानी ये उस समय की स्थिति तुलसीदास की लिखी हुई लाइनें हैं, रामचरितमानस की हैं, जिसमें राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद वनवास को राम चले गए, उनकी वजह से, राम के वनवास की वजह से दशरथ की मृत्यु हुई। तो सारी तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीनों रो रही हैं। और उसमें शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज, राजा के रूप को, शील को, बल को, तेज का बखान करते हुए कि बड़े अच्छे थे, ये थे, वो थे। तो करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि पर बारहि बारा। तो किसी के चिर वियोग हो जाने से हृदय में जो शोक भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर शोक भाव करुण रस का स्थायी भाव है। तो चलिए इसका उत्तर तो आपको मिल गया, करुण रस है। लेकिन और देखिए शांत रस कहाँ, भक्ति रस कहाँ है, वीर रस कहाँ? शांत रस वहाँ होता है जहाँ पर जीवन की वास्तविक सच्चाई का ज्ञान कराया जाए, वहाँ शांत रस होता है। और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। सबके स्थायी भाव जान लीजिए, परीक्षा में ज़्यादातर स्थायी भाव पूछे जाते हैं। भक्ति रस का ईश्वर के प्रति अनुराग भाव, वहाँ पर भक्ति, जहाँ ईश्वर की पूजा पाठ भजन कीर्तन सुना जा रहा, तो वह इसका स्थायी भाव अनुराग। और करुण रस का स्थायी भाव तो आपको पता है, शोक है, आपके इस प्रश्न में आया भी है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं कि स्थायी भाव प्रश्न के आपके उदाहरण में आ जाए, वो आपको समझना है कि क्या बात कही जा रही है। और वीर रस का स्थायी भाव, जहाँ पर युद्ध की वीरता, दान की वीरता, दया की वीरता, आय सब कुछ दिखाया जा रहा है, जिससे हृदय में उत्साह उत्पन्न हो रहा हो, तो इसमें स्थायी भाव उत्साह है। और एक खास बात और बता दें कि परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा रस है जिसको भरतमुनि से, रस से नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने रस की सबसे पहली व्याख्या की थी और उन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी। भरतमुनि 8 ही रस मानते हैं। इस प्रकार से भरतमुनि शांत रस नहीं मानते, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में कई बातें आपको बताई गई, सबके स्थायी भाव आपको पता चले और भरतमुनि किस रस को नहीं मानते, ये बात पता चली। चलिए अब आगे आते हैं प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मात्रिक छंद है? देखिए छंद 4 प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद जो वर्ण गणना के आधार पर रचे जाए, मात्रिक छंद जो मात्रा गणना के आधार पर रचे जाए, वार्णिक वृत्त छंद जो छंद वार्णिक तो है लेकिन प्रत्येक चरण गणों से बंधा हुआ है, वो वार्णिक वृत्त छंद है। और मुक्त छंद जिसमें मात्रा वर्ण आदि की गणना न हो, उचित स्थान पर यति विधान और मुक्त प्रवाह मुक्त छंद की विशेषता है। और मुक्त छंद के जन्मदाता निराला जी माने जाते हैं। एक प्रश्न आपके लिए स्पेशल है, मुक्त छंद जो आपका है, मुक्त छंद जन्मदाता निराला जी माने जाते हैं। और छंद के प्रकार हमने बताया, छंद प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार के छंद हैं। तो 2 प्रश्न नए आपको मिले। अब देखिए कौन कौन से छंद आपके किस प्रकार के छंद हैं। जैसे दोहा, अब इसके दोहा
अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक यानी मात्रिक तो है लेकिन इसमें भी एक कोटि है अर्धसम, सम विषम। चौपाई ये आपका सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है यानी प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं। और रोला ये भी आपका सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। तो ये देखिए 3 आपको मात्रिक मिल गए। प्रश्न पूछा गया निम्न से कौन सा मात्रिक, कौन सा निम्न में से कौन सा सममात्रिक। अब तीनों सममात्रिक है तो चौथा उत्तर आपका दिया हुआ है, सभी ये आपका विकल्प है। देखिए ये भी मात्रिक, ये भी मात्रिक, ये भी मात्रिक, तो उत्तर क्या होगा, ये सभी। इस प्रकार से इनके उत्तर ये सभी हुए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है। देखिए अभी हमने तुरंत इसी छंद के बारे में चर्चा की कि जो वर्णगणना के आधार पर रचा गया एक छंद है वो वार्णिक होगा। अब इसमें यही तीनों छंद पीछे भी थे, अभी ये पीछे आप देख चुके हैं, तत्काल देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए दोहा ये मात्रिक है, हम इसमें 60 में कोई बात करेंगे मात्रिक। चौपाई भी मात्रिक है, मात्रिक है, और ओला भी मात्रिक है, भी पीछे हम तुरंत ही बताया है। और सवैया एक बचता है, ये वार्णिक छंद है, वार्णिक है। वैसे आप इसको सही है कि वार्णिक समवृत्त, सही उत्तर ये होगा, वार्णिक समवृत्त छंद है यानी प्रत्येक चरण गणों से बंधा होता है। 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं, किसी में 22 है, किसी में 23, किसी में 24, किसी में 25, किसी में 26, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। मदिरा सवैया, सुमुखी सवैया आदि आदि गणों से अलग अलग तरीके से विभाजित हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, वार्णिक छंद सवैया होगा। ठीक, चलिए अब आगे प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुणधर्म अलंकार कहलाता है। अब इसमें देखिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। किसी के बारे में बताया जा रहा है, नायिका के बारे में बताया जा रहा है, और किसी के बारे में है कि तू किरण में, किरणों में जो रूप है वो है, सुमन में फूल में जो सौंदर्य है वो है, पवन में हवा में जो प्राण है वो है, और गगन यानी आकाश में विस्तार है वो है। यानी किसी को भिन्न भिन्न तरीके से व्याख्यायित करना कि तो इसमें ये है, इसमें ये है, तो ये है, ये है, कई तरीके से व्याख्यायित किया जाए तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। ये उत्तर तो मिल गया, लेकिन इसके अलावा देखिए रूपक कहाँ है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप अभेद संबंध बताया जाए, उपमेय को उपमान मान लिया जाए। जैसे कहा जाए मुख चंद्रमा है तो रूपक होगा। यमक में क्या है, कोई शब्द एक से अधिक बार आवे, अलग अलग अर्थों में आवे तो वहाँ यमक होगा। अतिशयोक्त में जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णित किया जाए तो अतिशय उक्ति, वहाँ अतिशयोक्त होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, उल्लेख होगा। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं। चिंतामणि के रचयिता, पुस्तक है चिंतामणि, ये निबंधों का संग्रह है। चिंतामणि निबंधों का आलोचनात्मक निबंध है, इसमें आलोचनात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध संग्रह है, और इसके लेखक हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर होगा, निबंध लेखन में रामचंद्र शुक्ल, और आलोचनात्मक निबंध लिखने के लिए रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल। ये पुस्तक याद रहनी चाहिए। वैसे जयशंकर प्रसाद की चर्चित पुस्तकों में आपकी कामायनी आती है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये साहित्यकार थे, पुनर्नवा इनका उपन्यास है, और भी है कालिदास की समालोचना, साहित्य शिखर, और हरिरौज जी प्रिय प्रवास के लेखक हैं, जो इनकी बड़ी रचना है प्रिय प्रवास। हमेशा जो बड़ी चर्चित रचना है वो परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए वो चर्चित रचनाओं को आप दिमाग में रखें। तो इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें और मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव के रचयिता, पल्लव भी एक काव्य ग्रंथ है, पल्लव काव्य ग्रंथ। पल्लव का मतलब होता है आम का किसी पेड़ का कोमल पत्ता, उसे पल्लव कहा जाता है। इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। पंत छायावादी साहित्यकार थे। छायावाद के अंतर्गत प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, ये चारों जो लिखे हुए हैं ये सब छायावादी हैं। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना भी हमने पीछे बताई है। कामायनी है, कामायनी, लहर, और भी लिख दीजिए, लहर, आंसू, ये
प्रसाद के काव्य रचनाएं हैं। निराला जी के रचना है गीतिका, देखिए निराला जी की रचना है गीतिका, भिक्षुक कुकुरमुत्ता, भिक्षुक कुकुरमुत्ता, ये रचनाएं निराला जी की हैं। और महादेवी जी के निहार, नीरजा, यामा, शांतिगीत, ये महादेवी जी की काव्य रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से पंत जी की बहुत ढेरों काव्य रचनाएं हैं। आप एक पल्लव तो लिखा, पंत जी का है पल्लव के अलावा चिदम्बरा, चिदम्बरा, ये इनकी सबसे चर्चित रचना है जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और हिंदी के पहले साहित्यकार हैं पंत जी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा नामक रचना पे दिया गया। तो इस प्रकार से कई रचनाएं और आपको सामने आई जो भिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, इनको भी ध्यान से देख लें। चलिए फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में। ये है आपका निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। देखिए अथवा यहाँ लगा है, ये साथ नहीं हो सकती है भाई, डाउटफुल बात नहीं कह दिया। तो ये बंद हो गया तो वो बंद हो गया। बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं, अच्छा पत्र और पत्रिकाओं, तो बहुत सी पत्र, सी नहीं हो सकता, पत्र पुल्लिंग शब्द है इसलिए सी नहीं हो सकता, इसलिए ये विकल्प, दो विकल्प तो एकदम से हट गए। अब आता है बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का, तो यहाँ पत्रों शब्द नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इस प्रकार से सही उत्तर क्या है? बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ये सही उत्तर होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करते समय वाक्य को पढ़ें और उसमें देखें कौन सा शब्द सटीक नहीं बैठ रहा है। जिसमें सारे शब्द सटीक बैठ रहे हो वो आपका सही उत्तर होगा। तो बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है, ये सबसे सही विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एकदम अंत में हम पहुंच रहे हैं। बहुत देर से आप लोग देख रहे हैं, बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी मिले आपको और कुछ नई नई जानकारी भी मिली। इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, कम से कम बड़ी देर से देख रहे हैं लाइक तो कर दें, जिससे हमें भी पता चले कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा। और अपने मित्रों को, आप जो परीक्षा की दे रहे हैं उन लोगों को इस चैनल को आप शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। और बहुत जल्दी ही हम आपको बिंदु वाइज अलग से क्लास चलाएंगे, तब आपको सूचित करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों के माध्यम से ढेर सारी सामग्री इकट्ठा करते रहिए। 100% की गारंटी है। टेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की, सुपर टेट की, सी टेट की हो, चाहे और अन्य परीक्षाएं जो यूपी आ रही है, आने वाली है, SSC GD की परीक्षा है, भिन्न जितनी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, 100% की गारंटी है। आप केवल प्रश्नों के माध्यम से ही आप अगर पढ़ेंगे, 30% प्रश्न हल करेंगे तो हम 150 क्वेश्चन एक साथ बताएंगे। इस प्रकार से अगर आप 10-20 पेपर आप हल कर डालें तो किसी भी परीक्षा में आप 100% अंक पा सकते हैं। कहीं कठिनाई नहीं है। वही प्रश्न घूम घूम करके भी इधर उधर करके आते रहते हैं और आपके दिमाग में एक व्यू बन जाता है, जिससे आप परीक्षा में प्रश्न हल कर पाते हैं। चलिए आपका एक लास्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य का सही उत्तर के रूप में चुनाव करना है। भारत में अनेक जाति हैं। अनेक बहुवचन शब्द है, इससे जाति नहीं हो सकता। जाति एक वचन है, बहुवचन के साथ एक वचन नहीं होगा, तो ये गलत है। भारत में अनेकों जाति हैं। अनेकों शब्द बहुवचन के रूप में अशुद्ध शब्द है, इसलिए ये सही उत्तर नहीं हो सकता। भारत में अनेक जातियां हैं। अनेक सही है, तो बहुवचन और जातियां भी बहुवचन है। सारे शब्द सुटेबल मिल रहे हैं, इसलिए उत्तर सही होगा। और ये गलत क्यों है? भारत में अनेकों, देखिए अनेकों ये शब्द गलत है, इसलिए हर शब्द में आप देखोगे कोई पद गलत है तो वो वाक्य का भाग गलत होगा, और जिसमें सब सही तो वो आपका उत्तर सही होगा। तो बस इतना ही आज होगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।